नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहांगीरपुरी हिंसा मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ईडी ने कई केस दर्ज कर लिए हैं, जिनमें मुख्य आरोपी अंसार के साथ साथ कईयों के खिलाफ ईडी ने केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने ईडी को पत्र लिखा था, जिसके बाद अब इस मामले में एक बड़ी खबर, इस मामले में जिस तरीके से ईडी ने अब केस दर्ज करते हुए मुख्य आरोपी अंसार के साथ साथ मोहम्मद अंसार के साथ साथ अब कईयों के खिलाफ केस को दर्ज किया है, जिसके बाद जहांगीर हिंसा मामले की जांच अब ईडी करने वाली है। ये बड़ी खबर आपके सामने जहांगीरपुरी हिंसा से जुड़ी, जहां ईडी ने दर्ज किया है केस, जिसके बाद अब मुख्य आरोपी अंसार के साथ साथ कईयों के खिलाफ अब ईडी ने केस दर्ज किया है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने ईडी को पत्र लिखा था, जिसके बाद अब ईडी ने केस दर्ज करते हुए मुख्य आरोपी जो है मोहम्मद अंसार के साथ साथ कईयों के खिलाफ केस को दर्ज किया है। जहांगीरपुरी हिंसा मामले की जांच अब ईडी भी करेगी। तो तमाम जांच पड़ताल के साथ जहांगीरपुरी हिंसा मामला है लगातार बढ़ रहा है, जिसको लेकर एक बार फिर से इस मामले में एक बड़ा खुलासा भी होने वाला है। कहीं ना कहीं ईडी के आने के बाद से तमाम खुलासे भी हो सकते हैं। मोहम्मद अंसार को लेकर फंडिंग के मामले पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक सवाल भी बना हुआ है, जिसको लेकर अब ईडी ने केस दर्ज किया है, और जिनमें मोहम्मद अंसार जो मुख्य आरोपी है, उसके साथ अब कई ऐसे लोग हैं जिन पर केस दर्ज किया गया है। और आगे अब जहांगीरपुरी हिंसा मामले की जांच में अब ईडी भी इसमें आगे आ चुकी है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक कुशवाहा जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जिसमें मुख्य आरोपी अंसार के खिलाफ जो है ईडी अब कार्रवाई करेगी। फिलहाल उस मुख्य आरोपी को लेकर जो है ईडी ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने ईडी को एक पत्र लिखा था, जिसमें जो मुख्य आरोपी थे और उसके साथ जो दूसरे आरोपी थे उनके खिलाफ जो है उस लेटर में ब्यौरा दर्ज था, और जिसको लेकर उन्होंने कहा कि ईडी जो है इसके खिलाफ कार्रवाई करे और इसके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करे। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि ईडी ने जो है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। कहाँ से फंडिंग हुई, कैसी उनकी संपत्तियां बढ़ी, किस तरीके से वो पूरे इस मामले को मॉनिटर कर रहा था, इसको लेकर कहीं ना कहीं ईडी जो है जांच करेगी, क्योंकि मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड जो है वो कहीं ना कहीं इसमें मुख्य आरोपी है। और ऐसे में दूसरे जो आरोपी है, चाहे हम अंसार की बात करें, गुल्ली की बात करें, तमाम असलम की बात करें, तमाम वो जो लोग जो पकड़े गए हैं जहांगीरपुरी हिंसा मामले में, तो इन सभी के खिलाफ जो ईडी अब जांच करने वाली है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से देखें, मोहम्मद अंसार की फंडिंग को लेकर बहुत बड़ा सवाल उठता है, और उसके साथ में कौन लोग शामिल हैं, मोहम्मद अंसार के साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए थे, किसके संरक्षण में रहकर मोहम्मद अंसार ऐसे काम करता था। और एक बड़ी कार्रवाई कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं मोहम्मद अंसार को लेकर आगे चलकर बहुत बड़े खुलासे किए जा सकते हैं। दीपक कुशवाहा से हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा उन्हें जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर आपके सामने है, जहां जहांगीरपुरी हिंसा मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां ईडी ने केस दर्ज किया है, जिसके बाद अब मुख्य आरोपी अंसार के साथ साथ कईयों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ईडी अब इसमें जांच भी करेगी। और एक बार फिर से दीपक कुशवाहा हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। दीपक, जिस तरीके से अगर देखें, फंडिंग को लेकर के भी बहुत बड़ा सवाल उठता है मोहम्मद अंसार को लेकर, और सवाल ये भी कि आखिरकार मोहम्मद अंसार के साथ ऐसे कौन से लोग जुड़े हुए थे उसके साथ, और कौन ऐसे लोग अभी भी हैं जिनसे अभी पूछताछ होना बाकी है, और कौन लोग अभी निशाने के घेरे पर नजर आ रहे हैं? दीपक कुशवाहा, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ जी। जिस तरीके से पूरा ये मास्टर प्लान तैयार किया गया था, उसके बाद जो तमाम तरीके की चीजें निकल कर सामने आई, और ऐसे में जब ईडी अब जांच करेगी तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात कही जा रही है, क्योंकि इसके कौन कौन वो लोग थे जो इसके साथ सम्मिलित थे, और कौन कहाँ से इसकी फंडिंग की जा रही है। क्योंकि 10 साल पहले जब ये बांग्लादेश से भारत आया तो इतनी जल्दी इसने तरक्की कैसे कर ली, तमाम तरीके की जो
संशयवादी चीजें हैं उस पर कहीं ना कहीं ईडी जांच करने वाली है। ऐसे में दिल्ली पुलिस लगातार जो है इसके खिलाफ जांच जारी कर रखी है और ऐसे कई खुलासे होने बाकी है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने ईडी को पत्र लिखा और उसमें साफ लिखा हुआ था कि जितने भी दोषी पाए गए हैं उस पर सख्त कार्रवाई हो और सख्त तरीके से इसके खिलाफ जांच की जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक तरीके से जिस तरीके से हमने देखा है जहांगीरपुरी हिंसा मामला, वो वाकई में अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल भी लेकर के आता है कि एक प्लानिंग के तहत जिस तरीके से देखा गया है मोहम्मद अंसार के साथ साथ तमाम ऐसे नाम जुड़े हुए हैं, तमाम ऐसे लोगों का संरक्षण कहीं ना कहीं मोहम्मद अंसार को मिला, जिसके बाद ऐसे इस हिंसा को नाम दिया गया, ये हिंसा हुई। और इसके आगे क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है, आगे क्या कुछ इस हिंसा को लेकर के और क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है ईडी के अलावा, अगर हम बात करें उस इलाके को लेकर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी ईडी के पल्ले में जो है ये पूरा मामला दे दिया गया। उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस लगातार और भी चप्पे चप्पे पे अपने सभी सबूत जो जुटाने में लगी हुई है। तमाम तरह के सबूत जो उनके हाथों में लग रहे हैं वो इकट्ठा करने की कोशिश में लगे। वहीं ग्राउंड की अगर बात करें तो 2 दिन पहले से जहां मौके पर सीसीटीवी कैमरे जो है वो लगा दिए गए थे। ऐसे में और भी जो आरोपी हैं उनके घरों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। वो कहाँ से लिंक था, कहाँ से वो आए हैं, कैसे वो दिल्ली में रह रहे थे, कहाँ से उनकी तमाम चीजों की सुविधाएं मिल रही थी, उसको लेकर लगातार दिल्ली पुलिस जो है उन पे नजर गड़ाए हुए है। उसके साथ साथ जो ईडी अब इतना बड़ा रोल जब अब अहम निभाएगा उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात देखी जा रही है। उसके साथ जो आरोपी है उनपे एनएसए के तहत कार्रवाई भी की जा रही है। तो ये भी एक बहुत अपने आप में बड़ी देखने वाली बात है। लेकिन आपको सबसे पहले बता दें कि आज के ग्राउंड की अगर जब बात करें तो कहीं ना कहीं आज हालात थोड़े सामान्य हैं, क्योंकि कल दोनों पक्षों के बीच में एक मीटिंग हुई थी और दोनों पक्षों ने ये बात कही गई थी कि हम प्रेम और सौहार्द के साथ जो है रहने वाले हैं, किसी प्रकार की जो गड़बड़ी है वो नहीं होने वाली। और ऐसे में कल जो है शाम को 6 बजे तिरंगा मार्च भी यहाँ से दोनों पक्ष निकालने वाले हैं। तो एक तरफ जो है कहीं ना कहीं हम प्रेम और सौहार्द की बात करते हैं, लेकिन एक तरफ जो ऐसे लोग जो कि पूरे मास्टर प्लान के साथ किसी भी जुलूस पर तमाम चीजों पे जो गड़बड़ी करने वाले हैं, तो उसको लेकर कई चीजें हम देखने को हमें मिल सकती है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि ईडी अब इस पर किस तरह की कार्रवाई करने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, किस तरीके की कार्रवाई होने वाली है, फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ते हैं, गाजियाबाद बस हादसे में हुई छात्र की मौत के बाद से प्रशासन काफी सख्त नजर आने लगा है। इसको लेकर सभी जिलों के स्कूली वाहनों की जांच के निर्देश भी अब दे दिए गए हैं। 7 दिन के अंदर जांच के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो वही बता दें कि गाजियाबाद की घटना के बाद अधिकारी सख्त हो चुके हैं। लापरवाही पर हर जिले से 3 दिन में जवाब मांगा गया है। यूपी के 44 जिलों की जांच के निर्देश दिए गए हैं, जिनमें अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद समेत 44 जिले शामिल हैं। तो वहीं 28 अप्रैल तक रिपोर्ट सौंपने के आदेश भी दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर, जिस तरीके से गाजियाबाद एक बस हादसे में एक छात्र की मौत हो जाती है, जिसके बाद तमाम सवालों के घेरे में वो प्रशासन की सख्ती और एक बस को लेकर के भी अब कहीं ना कहीं एक अनफिट बसों की जांच के लिए भी निर्देश दिए गए हैं, जहां कई अधिकारी भी अब सख्त नजर आने लगे हैं। इस हादसे में छात्र की मौत के बाद से प्रशासन काफी सख्त नजर आ रहा है। सभी जिलों के स्कूलों वाहनों को लेकर के जांच के आदेश दिए गए हैं। 7 दिन के अंदर जांच के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं बता दें कि गाजियाबाद की घटना के बाद अधिकारी काफी ज्यादा सतर्क नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पुनीत मोहन तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत मोहन, क्या कुछ जानकारी इस पर मिल पा रही है? बसों को लेकर, वाहनों को लेकर के जो जांच के निर्देश दिए गए हैं 44 जिलों में, क्या कुछ अपडेट है इस पर? देखिए, सीधे तौर पर परिवहन आयुक्त ने एक आदेश जारी किया है गाजियाबाद हादसे को देखते हुए कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में स्कूल वाहनों के परमिट की जांच, उनके फिटनेस की जांच आवश्यक रूप से कराएं। और हैरानी कर देने वाली बात सामने आ रही है कि लगभग 44 जिले ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 6 माह से किसी भी स्कूल के वाहन की फिटनेस की जांच ही नहीं करी है। ताजुब होता है ऐसी खबरों को लेकर के, क्योंकि सीधे तौर पर आरटीओ का एक अहम जिम्मा होता है और कहीं ना कहीं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि नौनिहाल उसी स्कूल वैन और उसी स्कूल बस में बैठ करके स्कूल तक जाते हैं और उन्हीं स्कूल बसों और वैन की फिटनेस की जांच नहीं हो रही है। लगातार हम ये मुहिम चला रहे हैं और अपने चैनल के माध्यम से हमने कई जिलों के स्कूलों के स्कूल वैन और स्कूल बस का जब परीक्षण किया है। लखनऊ की मैं बात करूं तो लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की जो बसें हैं उनमें ज्यादातर बसों की फिटनेस एक्सपायर हो चुकी है। यही नहीं, इनकी आरसी भी एक्सपायर हो चुकी
चुकी है, उसके बाद भी ये रोड पर बेधड़ल्ले से घूम रही हैं। केवल लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के आरआई स्वीकार करते हैं कि लखनऊ में करीब 400 ऐसे स्कूल वाहन हैं जिन्होंने अभी तक अपनी फिटनेस की जांच नहीं कराई है। स्कूलों को कई बार नोटिस भेजा गया है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने जो स्कूल वाहन है उनको फिटनेस के लिए ट्रांसपोर्ट नगर आरटीओ ऑफिस नहीं भेजा है। ताजुब कर देने वाली तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन जिस तरीके से गाजियाबाद में एक बच्चे की मौत हुई, एक दर्दनाक हादसा हुआ, उसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मूड में आए हैं और लगातार अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं और 2 आरटीओ को सस्पेंड भी किया। उसके बाद में परिवहन आयुक्त ने भी सीधे तौर पर कहा है कि जितने भी जिलों में स्कूल वाहन है उनके फिटनेस का सर्टिफिकेट लीजिए, उनको जल्द से जल्द उनकी फिटनेस कराइए और 28 तारीख तक रिपोर्ट प्रस्तुत करिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, और ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से आदेश दिए गए हैं और इसके बाद कहीं ना कहीं कई लोगों पर गाज जरूर गिरती हुई नजर आएगी, क्योंकि एक तरह से ये हादसे के बाद से ऐसी तस्वीरें हमारे सामने आई हैं, हर जिले से, हर स्कूल की उन बसों की जानकारी जो हमारे सामने आई है, कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े भी होते हैं। परिवहन अधिकारी के ऊपर को भी सवाल देने के उसमें भी एक अगर देखा जाए कि सवालों के घेरे पर आ चुके हैं अधिकारी भी, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये जांच के आदेश दिए गए हैं, इसके बाद अब कई ऐसी तस्वीरें भी जहां कई लोगों पर गाज जरूर गिरती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से गाजियाबाद में हादसा हुआ है उस हादसे के लिए केवल स्कूल प्रशासन ही जिम्मेदार नहीं है, उस गाजियाबाद का आरटीओ विभाग भी जिम्मेदार है जो कभी स्कूल बसों और स्कूल वैन की फिटनेस की जांच नहीं करता। हर उस जिले का आरटीओ विभाग जिम्मेदार है अगर कहीं पे ऐसा हादसा होता है, क्योंकि स्कूल वैन की फिटनेस की जांच करी ही नहीं जाती है, लीपापोती करी जाती है, कमीशन का खेल चलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लखनऊ का प्रसिद्ध सिटी मॉन्टेसरी स्कूल जो ये दावा करता है कि विश्व के जो जितने भी स्कूल हैं उससे सबसे ज्यादा इन्हीं के स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, वहां के हालात आप देख लीजिए कि जो बसें चल रही हैं, वैन चल रही है, किसी की आरसी का एक्सपायर है, किसी का परमिट एक्सपायर है, किसी के फिटनेस नहीं हुई है। इतना ही नहीं, लापरवाही इस कदर है कि अभी कुछ दिन पहले स्कूल की एक ब्रांच में एक बच्ची के ऊपर में स्कूल का छज्जा गिर गया था, 6 टाके लगे हैं बच्ची के, और जो प्रिंसिपल थी उन्होंने बच्ची को सीधे तौर पर स्कूल बस में बैठाकर घर भेज दिया। परिजनों को भी इत्तला करना जरूरी नहीं समझा, उसका ठीक प्रॉपर वे से इलाज कराना भी जरूरी नहीं समझा और सीधे उसको घर भेज दिया। प्रशासन पूरे मामले में लीपापोती करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस स्कूल में बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं उन अधिकारियों के माध्यम से स्कूल प्रशासन शिकायतकर्ताओं के ऊपर दबाव बनाता है। लेकिन अब जिस तरीके की घटना हुई है गाजियाबाद में, कई समितियां ऐसी हैं जो स्कूल के खिलाफ है, लगातार इस बात की मांग कर रही कि छोटे बच्चे नौनिहाल स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान जहां एक और प्रशासन का है तो वहीं दूसरी ओर स्कूल प्रशासन का भी है, और सीधे तौर पर लापरवाही करने वाले स्कूल प्रशासन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक सवाल ये भी, स्कूल की बसों के अलावा भी अगर हम देखें जो रोडवेज बसें हैं उनको लेकर के भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तमाम ऐसी बसें हैं जिनको लेकर के अगर उनकी फिटनेस की जांच अगर की जाए तो इसके साथ में यूपी के 44 जिलों के अलावा भी अगर हम गौर करें तमाम ऐसे जिले भी होंगे जहां से वो तस्वीरें एक बार फिर से सामने आएंगी। और एक बार जिस तरीके से अगर हम देखें, कई अधिकारी सवालों के घेरे में नजर आएंगे, क्योंकि ऐसे हादसे हरदम नजर आते हैं। और उसके बाद में जिस तरीके से अगर हम देखें, एक अलग तस्वीर इस बार गाजियाबाद से नजर आई है। इसके बाद तमाम लोग सवालों के घेरे में हैं, लेकिन यह भी सवाल बनता है कि ये जांच के निर्देश तो दिए गए हैं, लेकिन इन पर कार्रवाई भी हो रही है, और आगे ऐसे हादसे आखिरकार कब बंद होते हैं? देखिए, सीधे तौर पर ये कोई पहला ऐसा हादसा नहीं है। इससे पहले भी बहुत से नौनिहाल स्कूल बसों की लापरवाही की वजह से, स्कूल वैन की अनफिटनेस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी जांच होती है और जांच थोड़े दिन बाद ठंडे बस्ते में चली जाती है। परिवहन विभाग के ऊपर एक सबसे बड़ा दाग है, क्योंकि परिवहन विभाग की मिली भगत से ही स्कूल प्रशासन अपने स्कूलों में खटारा बसों को रखते हैं, खटारा वैन को रखते हैं, जिनका परमिट एक्सपायर हो चुका होता है, जिनकी आरसी एक्सपायर हो चुकी होती है, जिनकी फिटनेस एक्सपायर हो चुकी होती है। ऐसी बसों और ऐसी स्कूल वैन को सस्ते दामों में खरीद कर अपने यहाँ बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। सबसे बड़ा सवाल परिवहन विभाग पर लगता है। जैसा कि आपने कहा, रोडवेज बसों का भी सेम यही हाल है। खटारा बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं। उच्च सुविधाएं देने की बात परिवहन निगम करता हुआ जरूर नजर आता है, लेकिन कहीं भी उच्च सुविधाएं नजर नहीं आती है। आए दिन भीषण गर्मी में कहीं रोडवेज बस में आग लग जाती है और आग बुझाने के उपकरण, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जो परिवहन की बसें हैं या स्कूल बसें हैं, मुख्यतः स्कूल बसें, इनमें फर्स्ट एड बॉक्स होना कंपलसरी है, इनमें आग बुझाने के उपकरण होना कंपलसरी है। लेकिन किसी भी बस की जांच कर लीजिए या किसी स्कूल वैन की जांच कर लीजिए, किसी में भी आग बुझाने का कोई भी उपकरण मौजूद नहीं रहता है। सीधे तौर पर एक तरफ परिवहन विभाग
विभाग यात्रियों की जान से खिलवाड़ कर रहा है, तो दूसरी तरफ स्कूल प्रशासन के साथ मिल करके छोटे नौनिहाल बच्चों की जिंदगी से भी खिलवाड़ करता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और एक बहुत बड़ी लापरवाही के तौर पर ये खबर जिस तरीके से सामने आई है, कई लोग सवालों के घेरे में आ चुके हैं। फिलहाल पुनीत मोहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और एक और बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे। यूपी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मंत्री धर्मपाल सिंह ने उप निदेशक विनोद कुमार को निलंबित किया है। ये बड़ी खबर आपके सामने। वित्तीय अनियमितता के आरोप में निलंबित किया गया है उप निदेशक विनोद कुमार को। मिर्जापुर में अनियमितता करने का आरोप उन पर लगा है, जिसके बाद अब उप निदेशक विनोद कुमार को निलंबित किया गया है। मंत्री धर्मपाल सिंह ने उप निदेशक विनोद कुमार को निलंबित किया है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कई और अधिकारी ऐसे हैं जिन पर कार्रवाई शुरू की जाएगी, जिन पर गाज गिरती हुई नजर आएगी। कई अधिकारियों के खिलाफ अभी कार्रवाई होना बाकी है, लेकिन ये मंत्री धर्मपाल सिंह ने उप निदेशक विनोद कुमार को निलंबित किया है। इसके बाद कई और अधिकारी ऐसे हैं जिनके नाम शामिल हैं। कई और अधिकारियों पर कार्रवाई होना अभी बाकी है, लेकिन ये बड़ी खबर आपके सामने, जहां यूपी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। मंत्री धर्मपाल सिंह ने उप निदेशक विनोद कुमार को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा कई और ऐसे मंत्री शामिल हैं, कई और ऐसे अधिकारी शामिल हैं जिन पर कार्रवाई होना बाकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने, जहां मंत्री धर्मपाल सिंह ने उप निदेशक विनोद कुमार को निलंबित किया है। वित्तीय अनियमितता के आरोप में उप निदेशक विनोद कुमार को निलंबित किया गया है। मिर्जापुर में अनियमितता करने का उन पर आरोप लगाया गया, जिसके बाद अब कई और अधिकारी ऐसे हैं जिन पर गाज गिर सकती है, गाज गिरती हुई नजर आएगी। कार्रवाई होना अभी बाकी है, क्योंकि कई अधिकारियों के खिलाफ भी अभी कार्रवाई होने की बात की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां यूपी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू की जा चुकी है, जिनमें पहले उप निदेशक विनोद कुमार को मंत्री धर्मपाल सिंह ने निलंबित कर दिया है। इसके बाद कई और अधिकारियों के नामों पर चर्चा, और कई ऐसे और अधिकारी हैं जिन पर गाज गिर सकती है। कई और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होना अभी बाकी है। ये इस बीच ये आपके सामने बड़ी खबर, और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमितेश श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। अमितेश श्रीवास्तव, जिस तरीके से विनोद कुमार को लेकर के उनको निलंबित किया गया है, क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? कौन ऐसे अधिकारी और भी इस लिस्ट में शामिल है? प्रदेश में अब भ्रष्ट अधिकारियों की खैर नहीं है, और लगातार भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से हो या फिर विभागीय मंत्रियों की तरफ से हो। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं धर्मपाल सिंह, उनके विभाग का नया मामला है, और अब विनोद कुमार जायसवाल है, उप निदेशक हैं, और इन पर बड़ी कार्रवाई जो है वो धर्मपाल सिंह ने की है। इनको निलंबित कर दिया है। उसके अलावा मैसेज दिया गया है साफ तौर पे सरकार की तरफ से कि अब भ्रष्ट अधिकारियों की खैर नहीं है, और उसके अलावा तमाम ऐसे अधिकारी जो सालों से कुर्सी पर बैठे हुए मलाई पे हैं और जिस तरीके उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई लगातार हो रही है। और विनोद कुमार जायसवाल पर भी जो तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित कर दिया गया है। हालांकि आजमगढ़ मंडल के उप निदेशक थे, और इन पर कई गंभीर आरोप थे कि जब ये मिर्जापुर में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद पे कार्यरत थे, तो तमाम इन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, अनियमितता पाई गई है, और जांच में दोषी पाए जाने पर जो मंत्री हैं धर्मपाल सिंह, अल्पसंख्यक कल्याण के मंत्री हैं, उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई की है। और माना जा रहा है उप निदेशक विनोद कुमार जायसवाल पिछली सरकार में जो उनकी सेटिंग गेटिंग थी, उसकी वजह से वो लगातार अनियमितता करते जा रहे थे, और अब जब धर्मपाल सिंह का जो चाबुक है वो चला है, जिसके बाद से पूरी तरीके से विभाग में हड़कंप मच गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि अब भ्रष्ट अधिकारियों की उत्तर प्रदेश में खैर नहीं है, और यही वजह है चित्रा आप लगातार देख रही होंगी कि भ्रष्ट अधिकारियों पे लगातार कार्रवाई का सिलसिला है वो जारी है, और अब तक तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों पर गाज गिर चुकी है। चित्रा।
बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सवाल ये भी कि आखिरकार और ऐसे कौन से इनके साथ में नाम शामिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से विनोद कुमार का नाम सामने आया है, इनके साथ में कोई और ऐसे लोग भी मिले हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति पर जो काम है उसको लेकर के ऐसे सवाल, और अगर ऐसे सवाल ही उनके अधिकारियों पर खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे तमाम लोग भी शामिल होंगे इस लिस्ट में। और इसके अलावा अब योगी आदित्यनाथ एक अलग एक्शन में नजर आ रहे हैं, इसके बाद से तमाम ऐसे अधिकारी, तमाम ऐसे मंत्री भी कहीं ना कहीं होंगे जिनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। पूरी तरीके से हड़कंप मचा हुआ है चित्रा ब्यूरोक्रेसी के भीतर। अफसरशाही पूरी तरीके से इस वक्त खौफ जदा है। खौफ इस बात का है कि कब किस पर कार्रवाई हो जाए पता नहीं है। दरअसल पिछली सरकारों में ये तमाम वो लोग हैं जो मलाईदार पे थे, मलाईदार ओहदे पे थे, और इनके लिए नियम कानून कायदे कुछ भी नहीं थे, और यही वजह है कि ये सालों से मलाईदार पदों पे जमे रहे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो चाबुक है वो चल गया है, और जाहिर सी बात है कि धर्मपाल सिंह विभागीय मंत्री हैं, उन्होंने निलंबन किया है। उसके अलावा तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा जो अधिकारी हैं वो अभी रडार पे हैं, और ये माना जा रहा है कि आने वाले दिन एक बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो धर्मपाल सिंह मंत्री करने वाले हैं। तो अब ये खबर उन अधिकारियों के लिए बेहतर नहीं है जो मलाईदार पदों पे जमे हुए हैं और लगातार उन पर कई गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। उन पर ये माना जा रहा है कि बहुत जल्दी बड़ी संख्या में ऐसे अधिकारियों की संख्या है जिन पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कार्रवाई जो है तय मानी जा रही है, और आगे ऐसे तमाम लोगों के नाम भी इस लिस्ट में शामिल बताए जा रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और आगे एक और बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, जहां आज शाम देहरादून जाएंगे बीएल संतोष। कल संगठन की महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं बीएल संतोष। वहीं चुनाव प्रबंधन की बैठक में हिस्सा लेंगे बीएल संतोष, और जिलाध्यक्षों के साथ भी बैठक कर सकते हैं। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। ये बड़ी खबर इस वक्त के आपके सामने देहरादून से, जहां आज शाम बीएल संतोष देहरादून जाने वाले हैं। कल संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेंगे। और यही नहीं, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में एक प्रचंड जीत के बाद पहली बार बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष उत्तराखंड के दौरे पर हैं। बीएल संतोष 23 और 24 अप्रैल को देहरादून में ही रहने की बात, और एक अलग बैठक को लेकर एक अहम मुद्दों पर चर्चा भी की जा सकती है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने, और तमाम जानकारी के साथ इसी खबर पर हमारे सहयोगी विपिन नागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस बैठक को लेकर? जी बिल्कुल चित्रा, जिस तरह से उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर हम कहेंगे कि उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से बीएल संतोष आज शाम को करीब 5-6 बजे करीब जो है देहरादून पहुंच रहे हैं, उसके साथ साथ जो कल एक मुख्यालय पे जो बीजेपी का मुख्यालय है वहां पर एक अहम बैठक रहेगी। उसमें तमाम जिला अध्यक्ष जो हैं उनके सूत्रों के हवाले से जो मालूम पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं उनके साथ एक बैठक की जाएगी, और जो एक 2024 को लेकर लोकसभा के चुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं रणनीति तैयार की जाएगी। जो भीतर घाती लोग हैं, जो भीतर घाती जितने संगठन में लोग रहेंगे, उनको किस तरह से क्या किया जाए, उनके बारे में भी चर्चाएं रहेंगी। तमाम उन मुद्दों पे चर्चाएं की जाएंगी जो 2024 के चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं अड़चने पैदा कर रहे हैं। तमाम उसमें दिग्गज जितने बड़े नेता हैं उत्तराखंड के, वो मौजूद रहने की कहीं ना कहीं संभावना लग रही है। और सबसे बड़ी बात चित्रा यह है कि ये बहुत बड़ी अहम बैठक है, क्योंकि 2024 की कहीं ना कहीं तैयारियों को लेकर जिस तरह से बीएल संतोष देहरादून पहुंच रहे हैं, और तमाम जितनी किस तरह से किस जगह काम करना है, क्योंकि खासतौर से पहाड़ी क्षेत्र हैं, दुर्गम क्षेत्र हैं, वहां पर जिला अध्यक्षों की जो पूरे उत्तराखंड में जिला अध्यक्ष है उनके साथ जो एक बैठक का एक चर्चाएं हैं कि कहीं ना कहीं चर्चाएं की जाएंगी, तो उसको लेकर एक अहम बैठक ये मानी जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये रहेगी चित्रा की 2024 का जो चुनाव है किस तरह से जीता जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा 2024 में जो भीतर घाती जो लोग अभी चल रहे हैं, जो भीतर घात हमला करते हैं, वो उन नेताओं से या उन लोगों से कैसे निपटा जाए या उनको कैसे हटाया जाए, तो तमाम चर्चाओं पे जो है बीएल संतोष जो है इस टाइम सख्ती से बिल्कुल ये चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, ये बहुत अहम बैठक मानी जाएगी। और सबसे बड़ी इसमें देखने वाली बात ये रहेगी कि 2024 के साथ साथ अभी कौन कौन नेताओं में अभी क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा, और जिस तरह से अभी भीतर घाती हमलों के बेस पे जिस नेताओं को बीच में डाला जा रहा था या जिन जिनके नाम आ रहे थे, उनके खिलाफ अब संगठन क्या करेगा,
ये अहम मुद्दा रहेगा। और बिल्कुल सबसे बड़ी बिल्कुल बात एक इसके अहम साथ-साथ मुद्दा मुझे बना हुआ है, चित्रा लेकिन ये इसके भी रहेगा। अलावा भी अगर हम देखें कि सरकार के में जो मंत्री हैं उनको साथ में ये बैठक है, और बैठक के अलावा जो बीजेपी ने अपने दृष्टि पत्र में अगर हम देखें जो जनता के लिए वादे किए हैं, तो 2022 के बाद अब 2024 के लिए उन वादों को पूरा करना भी कहीं ना कहीं जरूरी होगा। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि ये जो बैठक है इस मुद्दे पर भी अहम हो सकती है। कहीं ना कहीं वो रणनीतियां, वो योजनाएं बनाई जा सकती हैं कि किस तरीके से वो जो वादे जनता के लिए किए गए थे उनको जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। जी बिल्कुल चित्रा, सबसे बड़ी बात यह है कि अब 2024 को लेकर पूरे प्रदेश के अंदर किस तरह से बीजेपी को अपने जिस क्षेत्रों में या जिस प्रदेश के कोने में या कहीं पर भी हम दुर्गम क्षेत्रों की बात करें कि वहां पर किस तरह से बीजेपी जहां पर वीक पड़ी है, या जहां से जैसे हम पुष्कर सिंह धामी जी की क्षेत्र की बात करेंगे जहां से खुद पुष्कर सिंह धामी जो खटीमा से वो खुद हारे हैं, तो उन क्षेत्रों में खासतौर से किस तरह से आगे हमने काम करना है, संगठन ने किस तरह से क्या क्या रहेगा उसकी तमाम रणनीति है। और उनके साथ साथ जिन जिन और तमाम जितने में जहां जहां पर बीजेपी को हार मिली है वहां पर के बारे में भी एक बातें की जाएंगी, चर्चाएं की जाएंगी, और किस तरह से क्या रहेगा। और तमाम जो भीतर घाती हमला हुआ है, जहां जहां पर जो नेता हो या कोई मंत्री हो या कोई भी किसी पद पे रहा हो, उसने किस तरह से अगर गलत किया है संगठन के अंदर तो उसको किस तरह से निकाला जाए, और तमाम एक अच्छे एक पूरी बीजेपी संगठन की जो प्रदेश की टीम रहेगी उसको प्रॉपर तरीके से किस तरह से काम करवाना है और आगे किस तरह से 2024 को लेकर तैयारी करानी है। तो तमाम मुद्दों पे जो है कल एक अहम बैठक जो प्रदेश कार्यालय में रहेगी बीजेपी की, वो बहुत देखने का एक विषय रहेगा। और सबसे बड़ी बात इसमें चित्रा एक और है कि कल जो ये बैठक रहेगी इसमें कौन कौन नेता रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से मदन कौशिक प्रदेश अध्यक्ष पे आरोप भी लगे थे, अभी पीछे जो है प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी पे आरोप लग रहे थे, तमाम और कुछ लोगों के कुछ पहलू सामने आ रहे थे, तो उन लोगों पे जिन पे आरोप लग रहे थे उनके साथ क्या कार्रवाई होगी, या फिर उनके जो भीतर घाती की बात की जा रही है कि भीतर घात कहीं ना कहीं ये लिप्त है, तो उनके खिलाफ किस तरह से अब संतोष जो ये आए हैं बीएल संतोष जी, ये किस तरह से देखेंगे और किस तरह से ये पूरे मामले में किस तरह से बैठक के बाद जो है इन पे चर्चाएं करेंगे, ये एक अहम मुद्दे रहेंगे। जी अहम मुद्दा रहेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अपने आप में एक बहुत बड़ी बैठक, जिस तरीके से बीएल संतोष आज शाम देहरादून जाएंगे और एक महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा भी लेंगे, कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन अभी के लिए हमारे साथ बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे R9 न्यूज के साथ। नमस्कार।